हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो हमारी जो टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज चल रही है उसका आज का ये 8th वीडियो हमारा है। अगर आपने पहले 7 वीडियो नहीं देखे तो वो आप देख लो ताकि आपको ये भी वीडियो इन डिटेल में समझ में आए, जिसमें हमने बात की कैंडल फॉर्म कैसे होते हैं वहां से लेके आज ये हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस का वीडियो यहाँ पे चल रहा है। तो यह इस वीडियो में हम समझेंगे कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये जोन्स फॉर्मेशन कैसे होते हैं, उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस में कैसे कन्वर्ट होता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट में कैसे कन्वर्ट होता है, और उसके बाद इस जगह पे मतलब सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे हमें ट्रेड कैसे करना है। अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे हम कोई भी ट्रेड लेते तो उसका स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे रहना चाहिए और टारगेट हम किसे अचीव कर सकते हैं, ये सब इन डिटेल में आज के वीडियो में समझेंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं अगर एक बार ये वीडियो आप देख लेते हो तो इसके बाद आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बारे में कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। पहले आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर समझाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद प्रैक्टिकल वे में हम जैसे आज तक हमने किया है वैसे 10 12 15 चार्ट पे जाके प्रैक्टिकल वे में सपोर्ट या रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है, कैसे आपको वहां पे ट्रेड्स करना है, ये सब दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रैक्टिकली सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करने होते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करने होते हैं, ये सब इन डिटेल में आज की वीडियो हम सीखने वाले। ओके, तो चलो चलते हैं हमारे पहले। तो मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता क्या है। तो मान लो अभी आप एक फ्लोर पे खड़े हो। ओके, तो आप जिस फ्लोर पे अभी खड़े हो, तो जिस फ्लोर पे आप खड़े हो तो ये जो फ्लोर है नीचे वाला ये होगा आपके लिए सपोर्ट। ओके, अगर आप सेकेंड माले पे खड़े हो, थर्ड माले पे खड़े हो, तो जो जिस स्लैब जो हम कहते हैं फ्लोर जिसे कहते हैं, ये फ्लोर जो होता है ये फ्लोर हमारे लिए क्या हो गया। मान लो एक आदमी है, एक आदमी थर्ड फ्लोर पे खड़ा है। ओके, थर्ड फ्लोर पे ओके, तो थर्ड फ्लोर पे अगर वो खड़ा है, ये जो फ्लोर है नीचे वाला स्लैब जिसे हम कहते हैं या फ्लोर जो कहते हैं, ये उस आदमी के लिए क्या होगा, सपोर्ट। वो यहां पे कितना भी कूदे लेकिन इससे नीचे जाने में उसे दिक्कत होगी। ये चीज आपको ध्यान में आ रही है। ओके, और जो सीलिंग है आपकी, जो सीलिंग है ऊपर वाली, जो जिस भी आप अगर आपके घर में ऊपर वाली जो सीलिंग है ये हो गया आपके लिए रेजिस्टेंस। अगर आप कितना भी वहां पे उछल लो कूद लो लेकिन उसके ऊपर आप नहीं जा सकते। वहां पे टच होके आप फिर से नीचे आ जाओगे, ऊपर आप जाओगे फिर से नीचे आ जाओगे, ऊपर जाओगे नीचे आ जाओगे। ओके, तो यही जो चीज है यही होती है हमारी रेजिस्टेंस। सिंपल, सिंप्लिसिटी इज द की टू लर्निंग मैं कहता हूं तो सिंपल वे से सिखाऊंगा पूरा। ओके, तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ये चीज ध्यान में आ गई, ये हो गया हमारा सपोर्ट। तो अब इसे सपोर्ट क्यों कहा जा रहा है, इसे रेजिस्टेंस क्यों कहा जा रहा है, ये चीज हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज ध्यान में रखो, कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस नाम की चीज जो होती है वो ऐसे सपोर्ट सपोर्ट ही वर्क करेगा, एज अ सपोर्ट ही वर्क करेगा, एज अ रेजिस्टेंस नहीं करेगा, ऐसे नहीं होता। क्यों, ये मैं आपको बताता हूं। अब ये जो आदमी मैंने यहां पे कहा आपको, ये थर्ड फ्लोर पे खड़ा हुआ था। ओके, लेकिन जो सेकेंड फ्लोर पे जो आदमी यहां पे खड़ा है उसके लिए, जो इसके लिए थर्ड फ्लोर वाले के लिए सपोर्ट एज अ सपोर्ट वर्क कर रहा है, सेकेंड फ्लोर वाले पे जो भी खड़ा है उसके लिए वही सीलिंग बन के या रेजिस्टेंस बन के काम कर रहा है। ओके, उसके लिए कौन सा सपोर्ट है, उसके लिए सपोर्ट ये है, वो यहां पे कितना भी उछल कूद ले लेकिन इससे नीचे नहीं जा सकता, यहां पे कितना भी उछल कूद कर ले लेकिन इससे ऊपर नहीं जा सकता। तो ये जो सेकेंड माले पे जो आदमी खड़ा है इसके लिए ये रेजिस्टेंस है, जो थर्ड मजले वाले पे सपोर्ट है, ये अंदर वाला स्लैब है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में आ गई। तो ऐसे ही हमारे मार्केट में भी कुछ जोन्स होते हैं जिन्हें हम खुद ड्रॉ करते हैं एज अ सपोर्ट, एज अ रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि वो जो प्राइस रेंज होती है वो इंपॉर्टेंट प्राइस रेंज होती है। हमारा जो अभी फ्लोर है ये इंपॉर्टेंट प्राइस फ्लोर है, यहां पे हम कितना भी कूद ले यहां से नीचे हम नहीं जा सकते, लेकिन नीचे वाले के लिए यही रेजिस्टेंस है, नीचे से वो कितना भी कूद ले वो ऊपर से नीचे नहीं आ सकता। लेकिन मान लो ये सेकेंड और थर्ड फ्लोर के बीच का स्लैब है। ओके, ये जो सेकेंड फ्लोर वाला जो आदमी है हमारा, ये अगर यहां से ऊपर आ जाता है, ओके, ये यहाँ पे कूदता है बहुत सारा ये करके, लेकिन बहुत प्रेशर से ये तोड़ के ऊपर आ जाता है, कुछ तो स्लैब तोड़ के ऊपर आ जाता है। ओके, तो अब इसके लिए ये सपोर्ट बन जाता है। वही चीज जो सेकेंड माले का जो हमारा स्लैब था,
जो उसके लिए अभी तक सीलिंग बन के काम कर रहा था, अगर वो उसे तोड़ के ऊपर आ जाता है तो वही चीज अब उसके लिए सपोर्ट बन गई। अब उस चीज पे वो कितना कितना भी कूद ले, वहां पे उसके लिए वही चीज सपोर्ट बन गई। यही होता है मार्केट में, रियली में। ये एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया, प्रैक्टिकल वे से अब समझाने की आपको कोशिश करूंगा। ओके, ठीक है। तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं? ओके, तो एक प्राइस होती है, प्राइस और वॉल्यूम, इन दो ही चीज़ों से हमारा पूरा का पूरा मार्केट वर्क करता है, ये हमें पता है। तो मान लो प्राइस, कोई तो स्टॉक है जिसकी प्राइस वर्क कर रही है हमारी, कुछ तो चल रही है 100 200 500 रुपये चल रहे हैं, लेकिन 100 रुपीज जो प्राइस जोन है, मान लो 100 रुपीज प्राइस जोन यहाँ पे होता है, ये 100 रुपीज प्राइस जोन पे जब भी मार्केट, जब भी प्राइस आती है, वहां से जो बायर्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और उसे ऊपर ढकेल देते हैं। फिर से वहां पे प्राइस आती है, फिर से बायर्स ऊपर ढकेल देते हैं, फिर से प्राइस वहां पे आती है, मान लो फिर से बायर्स ऊपर ढकेल देते हैं। तो अब ये जो 100 रुपीज वाला जोन बन गया, तो ये चीज हमें एक ध्यान में आ जाती है कि ये जो 100 रुपीज वाला जोन है, ये एक अच्छी लेवल स्टॉक के लिए है, या अच्छी प्राइस जोन यहाँ पे वर्क कर रहा है, ये चीज आपको ध्यान में आ गई। ओके, तो अब ये जो अच्छी प्राइस जोन जो वर्क कर रही है, ये एज अ सपोर्ट यहाँ पे वर्क करने लगेगी। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बड़े बड़े लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं, इसीलिए प्राइस बार बार 100 रुपए से आके ऊपर चला जा रहा है, बार बार वहां पे आ रहा है लेकिन ऊपर चला जा रहा है। तो हमें एक एक्टिविटी यहाँ पे पता चलती है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, या कोई बहुत इन्वेस्टर्स इस प्राइस जोन पे इंटरेस्टेड है, मतलब यहाँ पे वो स्टॉक कुछ तो वैल्यू बना रहा है। 100 रुपए से ज्यादा ही उस स्टॉक की वैल्यू, इसलिए 100 रुपए पे आने के बाद वो फिर से बाइंग शुरू हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग बाय करना चाह रहे हैं उस स्टॉक को। ठीक है, तो जिस लेवल पे बहुत ज्यादा लोग बाय करना चाह रहे हैं, हम भी उसे फॉलो करेंगे और उस लेवल को हम एक सपोर्ट लेवल बना देंगे। फिर यहां से हम ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ पे प्राइस आता है तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मान लो 2 3 4 बार अगर वही सपोर्ट, अगर वो स्टॉक अगर टेस्ट कर रहा है, तो वो एक जोन बन गया, वो प्राइस हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो हम भी उस प्राइस टैग को, जो भी प्राइस होगा हमारा, उसे फॉलो करेंगे। ये चीज आपको ध्यान में आ गई। मान लो कोई स्टॉक है जो, मान लो ऊपर जाता है, ऊपर अप ट्रेंड चल रहा है, और अप ट्रेंड में वो स्टॉक जो है, ये 1000 रुपीज प्राइस जोन चल रहा है, इस 1000 रुपीज के प्राइस जोन से बार 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 नीचे आ जाता है, बार बार नीचे आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है? ये जो 1000 रुपीज प्राइस जोन है, इस 1000 रुपीज प्राइस जोन पे अच्छे खासे सेलर्स अवेलेबल है। ये पूरी कैंडल की साइकोलॉजी जब समझाई थी आपको, ये पूरा का पूरा मैंने समझाया हुआ था, तो वो वीडियो अगर नहीं देखा तो आप वहाँ पे देख लो। ओके, कि बायर सेलर्स एक्टिव ये कैसे होता है सब। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे सेलर्स है वो एक्टिव है। ओके, ये भी चीज आपको ध्यान में आ गई। तो ये जो प्राइस जोन है जहां पे इंस्टीट्यूशनल सेल करना चाह रहे हैं, बड़े बड़े लोग सेल करना चाह रहे हैं, हम भी वहां पे सेल कर देंगे। हम मार्केट के डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे, मार्केट के खिलाफ कभी भी हम ट्रेड नहीं करते। ट्रेंड इज यूर फ्रेंड, ये मैंने आपको सिखाया था। जो मार्केट कह रहा है वो हम एक्सेप्ट करेंगे, हम मार्केट को कुछ करें नहीं भाई, बस। अब मान लो ये रेजिस्टेंस बन के 1000 रुपीज का जो जोन था हमारा, वो 1000 रुपीज का जोन हमारा वहां पे रेजिस्टेंस बन के आज तक काम कर रहा था। ओके, बिकॉज ऑफ सम रीजन कि फंडामेंटल 1000 से ऊपर नहीं थे, इंट्रिंसिक वैल्यू इसके कम थी, कुछ भी हो सकता है। ओके, लेकिन क्या होता है, एक ऐसी न्यूज आती है, एक बहुत बढ़िया न्यूज आती है, ठीक है, बहुत बढ़िया, और उस स्टॉक का जो प्राइस है वो 1000 रुपीज को एक अच्छे कैंडल के साथ ब्रेक कर देता है। ओके, एक अच्छी कैंडल, एक ग्रीन कैंडल बनेगी वैसे तो, ब्रेकआउट कर रहा है, तो ये तो आपको पता होगा, ये थोड़ा सा समझ लेना। ओके, अब ये ब्रेकआउट देने के बाद ये स्टॉक प्राइस यहां से ऊपर चला जाता है। अब स्टॉक प्राइस यहां पे आके 1000 रुपीज पे सपोर्ट लेने लगता है, और यहां से स्टॉक प्राइस ऊपर चला जाता है। तो ये जो हमारा जोन था, ये जो कैंडल बनी, इसी कैंडल को हम कहते हैं ब्रेकआउट। ये कंसेप्ट आपने सुना होगा, ब्रेकआउट, कि एक जोन था कुछ तो 1000 रुपीज का, या एक प्राइस रेंज थी, वहां से स्टॉक ब्रेक करके 1000 रुपीज को ब्रेक करके 1100 पे चला गया, 1200 पे चला गया, 1500 पे चला गया। यही इसी को कहा जाता है ब्रेकआउट, और यही ब्रेकआउट ट्रेडिंग होती है। ये चीज ध्यान में रखो, ये भी मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकल वे से बताऊंगा। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, कोई भी स्टॉक है, वो अगर एक प्राइस जोन पे सपोर्ट ले रहा है, मान लो 100 रुपए पे, मैंने जैसा आपको होता है 100 रुपए पे सपोर्ट ले रहा है। ओके, लेकिन अभी तक वहां पे सपोर्ट ले रहा था, लेकिन सेलर्स का डोमिनेंस बढ़ गया, उस स्टॉक में कुछ निगेटिव न्यूज आ जाती है, कुछ हो जाता है कि फाइनेंशियल्स या कुछ खराब जाता है, कुछ भी हो सकता है वैसे तो। ओके, तो ये यहाँ पे ऐसी रेड कैंडल बनती है। तो
वो अगर ये ब्रेक करती है अच्छे वॉल्यूम के साथ और यहाँ से अगर स्टॉक नीचे जाता है तो ये हमारा हो गया ब्रेकआउट। ये बियरिश ब्रेकआउट हो गया, ये बुलिश ब्रेकआउट हो गया। ये चीज़ आपको ध्यान में कि बियरिश बुलिश ये सब कंसेप्ट हमने कवर किए हुए हैं, तो बार बार में मतलब लंबा वीडियो ज़्यादा खींचने के वैसे ही लंबा वीडियो होने वाला है, तो ज़्यादा मतलब ये चीज़ें कवर की हुई तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ओके, तो रेड अगर हुआ तो वो बियरिश होता है, अगर ग्रीन होता है तो वो बुलिश होता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि ब्रेकआउट कैसे होते हैं। तो अभी इसे ट्रेड कैसे करना है। ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन जो भी होते हैं वो क्यों बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे अच्छी लिक्विडिटी होती है। अगर सपोर्ट बार बार वहां पे ले रहा है इसका मतलब उस प्राइस जोन पे कुछ तो डिमांड है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उस प्राइस पे खरीदना चाह रहे हैं। ओके, तो ये जो चीजें है वो प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे से वर्क करती है और बहुत सारे स्टॉक सपोर्ट या रेजिस्टेंस को रियली में बेस्ट फॉलो करते हैं। और उसके बाद अगर कोई ब्रेकआउट आता है तो वो ब्रेकआउट हम अच्छा ब्रेकआउट मानते हैं, अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर आता है तो वहां पे हम ट्रेड करना चाहते हैं। ओके, उसके बाद रीटेस्टमेंट कंसेप्ट होता है। रीटेस्ट क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, एक बार पेपर पे समझ लो, उसके बाद प्रैक्टिकल में तो सब दिखाने वाला हो आपको। ओके, मान लो ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे क्या होता है, स्टॉक कब का यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ओके, 2 बार 3 बार वही लेवल टेस्ट किया और फोर्थ टाइम यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ठीक है, फोर्थ टाइम ब्रेकआउट देने के बाद अब स्टॉक यहाँ पे आके यहाँ पे ये ही जोन फिर से रिटेस्ट करता है और उसके बाद स्टॉक यहाँ से ऊपर की रैली पकड़ लेता है। ओके, तो यहाँ पे 3 4 कंसेप्ट पूरी इसी पूरे पिक्चर में आपको समझा देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट टाइम ये हुआ तब हम इसे थोड़ा सा नॉर्मल सपोर्ट कह सकते हैं। ठीक है कि ठीक है ये प्राइस जोन अच्छा है इसलिए वहां से बाउंस बैक हुआ प्राइस। जब सेकेंड टाइम वही होता है तो हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा स्ट्रांग प्राइस जोन है, क्योंकि सेकेंड टाइम प्राइस वहां पे आता है फिर भी वहां से जो सेलर्स थे वो डोमिनेंस इतना था कि उन्होंने नीचे ढकेल दिया। थर्ड टाइम जब होता है तो ये और ज्यादा सपोर्ट स्ट्रांग बन जाता है। तो अब ये स्ट्रांग सपोर्ट है या नहीं ये कैसे हम जाने, ये आपका माइंड में आया होगा। तो मैं आपको बताता हूं, जितने ज्यादा बार कोई भी लेवल टेस्ट होगा, मान लो 1 टाइम हुआ, सेकेंड टाइम हुआ, थर्ड टाइम हुआ, फोर्थ टाइम हुआ, उतना वो स्ट्रांग, मतलब फिफ्थ टाइम अगर कोई हो रहा है तो वो 3 टाइम से ज्यादा स्ट्रांग। ओके, तो जितने ज्यादा बार कोई भी चीज टेस्ट होंगी उतनी वो स्ट्रांग बनती जाएंगे कि नहीं। फिफ्थ टाइम मतलब 5 बार उसको ब्रेक करने की कोशिश की फिर भी वहां पे सेलर्स इतने डोमिनेंस थे कि उन्होंने नीचे ढकेल दिया, इसका मतलब क्या, वो ज्यादा स्ट्रांग है। ओके, ये चीज आपको ध्यान में आ गई। ओके, डोंट वरी। सो ये हमारा यहाँ पे स्ट्रांग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बन गया, ये भी चीज आपको ध्यान में आ गई। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनती है। ओके, और ये ग्रीन कैंडल फिर ये सब ऊपर क्लोज देती है मस्त। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा ब्रेकआउट। क्या हो गया ब्रेकआउट, कुछ नहीं, जो ये सब कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट सिर्फ बड़े बड़े नाम बना के रखे हुए, सिंपल वैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डोंट वरी नथिंग। ओके, ये हो गया ब्रेकआउट। क्यों, अभी तक जो भी जोन हमारा चल रहा था या जो भी हमारी मतलब प्राइस चल रही थी उसको ब्रेक कर दिया, 100 रुपये से अब 105 रुपये पे क्लोज कर दिया, 110 रुपये पे क्लोज कर दिया, ये हो गया ब्रेकआउट। और उसके बाद फिर से जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है और उसके बाद उसे फिर से इस लेवल को रिटेस्ट करने आता है, इससे कहा जाता है रीटेस्ट, कि फिर से उस लेवल को मार्केट टेस्ट कर रहा है। ओके, अगर फिर से सपोर्ट को टेस्ट करता है और यहाँ पे अच्छी कैंडल बनती है तो ये अच्छी मूव यहाँ से आ सकती है, ये हम कह सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ब्रेकआउट वाले जो होते हैं, ब्रेकआउट के बाद अगर कोई भी स्टॉक रिटेस्ट करता है तो वो अच्छी मूव वहाँ से देता है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाऊंगा, डोंट वरी। ओके, तो सिंपली अगर मान लो ये स्टॉक यहाँ तक आया, ओके यहाँ तक आया और यहाँ से ये स्टॉक फिर से नीचे चला गया, फिर से ये रेजिस्टेंस बन गया, नीचे चला गया, खत्म। तो ये जो था, ये अब ये जो जोन था हमारा, इसे हम कहेंगे फेक ब्रेकआउट। मतलब स्टॉक ऊपर तक तो गया लेकिन बायर्स उतना डोमिनेंस वहां पे टिका नहीं सके, बायर्स का डोमिनेंस खत्म हो गया और सेलर्स जो थे, सेलर्स ने फिर से डोमिनेंस वहां पे शुरू कर दिया और सेलर्स फिर से उस स्टॉक को नीचे लेके आए। ओके, ये तक समझ में आ गया, 4 5 कंसेप्ट समझ में आ गया। सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ब्रेकआउट क्या होता है, फेल ब्रेकआउट क्या होता है, रीटेस्ट क्या होता है, सब कुछ एक ही इमेज में आपको समझा दिया। ठीक है, अब मान लो कोई स्टॉक है। ओके, ये रेजिस्टेंस लाइन है, ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर से यहाँ से ये टेस्ट करके जाता है, तो ये भी रीटेस्ट लेवल हो गया। ठीक है, फिर से वही रेजिस्टेंस चेक किया, तो यहाँ पे हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि जो हमारा रेजिस्टेंस था उसी रेजिस्टेंस को फिर से एक बार टेस्ट कर रहा है, और जो बायर्स थे उनका जो मतलब थीसिस था या बायर्स का जो मतलब हम ये कह सकते हैं एजम्पशन था, वो यहाँ पे खत्म होता हुआ हमें इस मूव में दिख रहा है कि बायर्स ऊपर ले जाने की कोशिश तो की, लेकिन सेलर्स उनसे स्ट्रांग है, तो हम भी सेल ही करेंगे। हम भी जो मार्केट हमें बता रहा है वो चीज करेंगे, हम मार्केट के अपोज में नहीं ट्रेड करेंगे। ये एक चीज ध्यान में रखो, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे और यहाँ पे हम सेल पोजीशन बना सकते हैं। तो आप कहोगे सेल पोजीशन कैसे बनाने, तो इसे शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। इसका इन डिटेल वीडियो में बनाने वाला हूँ, तो वो जरूर देखना। ओके, तो शॉर्ट सेलिंग की पूरी कंसेप्ट, फ्यूचर में कैसे शॉर्ट सेलिंग करनी है, स्टॉक्स में आप कैसे कर सकते हो, मतलब स्टॉक में तो इंट्राडे में कर सकते हो, अगर लॉन्ग टर्म में करनी है तो आपको फ्यूचर्स में करनी होती है, तो फ्यूचर्स में आप कैसे कर सकते हो, उसके लिए इलिजिबल स्टॉक कौन से, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ओके, तो उसके लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में आ गई कि रिटेस्ट कंसेप्ट क्या होता है, ऊपर जाते हुए स्टॉक में भी और नीचे जाते हुए स्टॉक में भी रिटेस्ट कंसेप्ट क्या होता है, ये भी हमें समझ में आ गया। ओके, यहाँ तक ठीक है, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है, ये भी समझ में आ गया कि एक बार मान लो ये यहाँ से ये स्टॉक अगर ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद अगर यहाँ पे अब ये ऐसे ट्रेड करने लगा, तो अब यही जोन इसके लिए, ये स्टॉक के लिए अभी तक जो रेजिस्टेंस था यही इसके लिए सपोर्ट बन गया। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसा कुछ होता नहीं, एक जोन होता है, प्राइस जोन होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बन सकता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट भी बन सकता है, ये भी आपको ध्यान में आ गया। ओके, यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये जो भी हमारी कैंडल्स होती है इसके बिहाफ पे हमें ट्रेड कैसे करना है। अगर कोई भी अच्छी कैंडल यहाँ पे मान लो बनती है, तो वो वहाँ पे हम 1:2, 1:3, 1:4 के टारगेट्स ले सकते हैं। ओके, तो ब्रेकआउट जब भी होता है, ब्रेकआउट ब्रेकआउट पे आपने सुना होगा, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, इस स्टॉक ने अच्छा ब्रेकआउट दिया, ये बहुत सुना होगा आपने। ओके, उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ सिखाई कि जब रिटेस्ट करके कोई भी स्टॉक अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो रिटेस्ट वाला जो ब्रेकआउट होता है वो ज़्यादा काम करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ा सा रिटेस्ट करता है मार्केट, अगर मान लो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा है। कंसोलिडेशन मतलब क्या, कंसोलिडेशन का भी कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, 1 2 3, ओके, और थोड़ा यहीं पे घूमता है, तो ये जो होता है इसे मार्केट का ब्रीथ कहा जाता है। तो ऐसी चीज़ें जब होती है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में मार्केट चला जाता है और उसके बाद फिर से ऊपर जाना शुरू होता है, एक अच्छी कैंडल देता है, तो ये ऐसे ब्रेकआउट भी बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, बहुत अच्छे से। ये सब चीज़ें अब हम चार्ट पे जाके देखेंगे, 10-20 चार्ट मस्त स्टडी करके दिखाऊंगा। मैं जब आपको चार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो चार्ट सीखो, उसमें से क्या आपको समझता है वो करो, उसके बाद प्रैक्टिस करो, थोड़ी सी खोलो, 50 60 70 100 चार्ट खोलो, कुछ नहीं, बस एक एक नाम डालना है, चार्ट आ जाता है, देखो, अलग अलग टाइम फ्रेम पे जाओ। ओके, तो अब ये जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस भी होते हैं, ये कहाँ पे वर्क करते हैं या कौन सी टाइम फ्रेम यूज करनी चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो गया। ओके, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। जितना लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम रहा, मान लो मंथली सपोर्ट लेवल अगर कोई भी टेस्ट कर रहा है या मंथली ब्रेकआउट अगर हो रहा है, तो वो स्ट्रांग माना जाता है। जितना लंबा टाइम फ्रेम रहा, मान लो आप इंट्राडे ट्रेडर हो, तो आपको डेली देखना चाहिए, डेली टाइम फ्रेम पे अगर कोई ब्रेकआउट दे रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे कोई सपोर्ट अगर ट्रेस कर रहा है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो गए, और उसके बाद अवरली टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप आपका ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, तो ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये आप मंथली या वीकली चार्ट पे देख सकते हो, तो ये अच्छे से वहां पे वर्क करते हैं। ओके, उसके बाद और स्ट्रांग कैसे होते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस, ये भी एक चीज आपको मैं बता देता हूँ। ओके, ये सब चीज़ें मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखी हुई है, बुक से पढ़ी हुई है, मैंने 1 लाख 2 लाख के कोर्स देखे ये चीज़ें सीखी हुई है, और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखा रहा हूँ। ओके, तो बस मेरा एक एक्सपेक्टेशन है कि आप यहाँ से सीखो, एक प्योर नॉलेज आपकी तरफ जाए, आप मेरे जैसा आपका जो लर्निंग करे वो आपका कम कर सको, जल्दी से जल्दी ये चीज़ें सीख सको, और आप भी मार्केट में ये जो फेक गुरुज है या कोई भी मतलब पेड कोर्स की तरफ ना जाओ, यही मेरा यहाँ पे एक मोटो है, और प्योर नॉलेज देने की मैं आपको कोशिश करूँ। अगर आपको कोई भी डिटेल और नॉलेज चाहिए मुझे कमेंट में बताओ, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, आपके लिए प्योर नॉलेज मैं यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो और क्या होता है ये मैं आपको जो हम समझ रहे थे कोशिश, मान लो कि एक कोई भी स्टॉक है, वो अगर यहाँ पे आता है, इस सपोर्ट लेवल को टेस्ट करता है, उसके बाद 3 4 महीने में टेस्ट करता है, उसके बाद 2 3 2.5 साल बाद उसे टेस्ट करता है, तो जितना लंबा ये टाइम पीरियड रहेगा, उतना वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, ये चीज ध्यान में रखो, उतना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। जितना लंबा, मान लो कोई ब्रेकआउट है, वो ब्रेकआउट अगर 15 16 ईयर बाद आ रहा है, ओके, तो वो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगर 1 2 साल बाद कोई आ रहा है, उससे भी स्ट्रांग होगा 15 16 ईयर वाला। क्यों? क्योंकि उतना ज्यादा समय स्टॉक ने नीचे बिताया, और उसके बाद मतलब 50 15 साल बाद, 16 साल बाद वो टेस्ट करने आ रहा है उस लेवल को,
तो उतना डोमिनेंस उसका बढ़ जाता है कि इतने साल बाद फिर से वहाँ पे अगर कोई स्टॉक आ रहा है तो उसका डोमिनेंस उतना बढ़ जाता है। तो जितना लंबा टाइम फ्रेम होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक करने के लिए, उतना वो अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस रहेगा। ओके, और एक कंसेप्ट मैंने आपको सिखाई, जितने ज़्यादा बार कोई भी लेवल अगर टेस्ट होगी, एक बार हुई मान लो तो कुछ नहीं, यहाँ तक सपोर्ट नहीं होता, लेकिन सेकेंड बार जब होती है तब हम उसे सपोर्ट कहने लग सकते हैं। थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, 10th टाइम अगर कोई हो रहा है तो वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। ओके, प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा इसके। तो चलो चलते हैं चार्ट पे और प्रैक्टिकली एक एक कंसेप्ट यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस हम सीखने की कोशिश कर ले। तो सबसे पहले तो निफ्टी के चार्ट में चल रहा हूँ, अलग अलग क्रिप्टो के चार्ट में दिखाऊंगा आपको, गोल्ड सिल्वर के चार्ट में दिखाऊंगा, लार्ज कैप के, मिड कैप के, स्मॉल कैप के, सब स्टॉक में आपको दिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस दोनों मुझे यहीं पे दिख रहे हैं, तो मैंने ये ड्रॉ भी किए होंगे, ये मैंने मेरा ड्राइंग यहाँ पे ये क्या होगा शायद। ओके, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये देखो रेजिस्टेंस। सिर्फ ऑब्जर्व करो चार्ट क्या चल रहा है, ये मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, ठीक है। अब यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा पूरा कंसेप्ट जो मैंने अभी तक सीखा है पूरा यहाँ पे कवर कर दूंगा, और बाकी के चार्ट्स पे फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे सब कुछ मुझे दिख रहा है। निफ्टी 50 का चार्ट मतलब आपको तो पता होगा, इंडेक्स हमारी जो है निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनी को मिला के बनती है, और ये हमें पूरा का पूरा मार्केट जो है इसका रिप्रेजेंटेशन निफ्टी 50 होती है। अगर निफ्टी 50 अच्छा करे इसका मतलब इंडियन मार्केट अच्छा कर रहा है, अगर निफ्टी 50 बुरा करे इसका मतलब हमारा जो मार्केट है वो भी बुरा परफॉर्म कर रहा है, ऐसा एजम्पशन होता है, और वैसे ही होता है। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट टाइम मार्केट, या देखो ये ब्रेकआउट कह सकते हैं हम, ये देखो फर्स्ट टाइम चेक किया, ओके, सेकेंड टाइम चेक किया, ओके, अब ये सपोर्ट लेवल बन गया हमारे लिए, रेजिस्टेंस लेवल बन गया, सॉरी बन गया, ओके। अब ये थर्ड टाइम क्या होता है, ये ब्रेकआउट होता है, ये देखो ये ब्रेकआउट जो मैंने आपको ब्रेकआउट बताया था, ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ, ओके। ब्रेकआउट होने के बाद क्या होता है, ये देखो यहाँ पे फिर से ये कैंडल रीटेस्ट कर रही है ये लेवल, ठीक है, उसके बाद ऊपर जाता है, ठीक है। ये ब्रेकआउट कैंडल पे भी अगर आप ट्रेड कर सकते हैं तो यहाँ पे भी आप अच्छी खासी मूव ग्रैब कर सकते थे, ओके, लेकिन ये बताऊंगा आपको, डोंट वरी, तो ये सब बाकी देखेंगे। अब ये कंसेप्ट सिखा देता हूँ, उसके बाद ये पोजीशन और बाकी सब मैं चार्ट पे आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको कंसेप्ट सिखा देता हूँ पहले, ओके। तो ये ब्रेकआउट जो मैंने आपको जैसे बताया कि 2 टाइम्स वो टेस्ट किया, मतलब ये रेजिस्टेंस था अच्छा, और ये अब वहाँ पे ब्रेक कर रहा है, ठीक है। उसके बाद स्टॉक ऊपर जाता है, फर्स्ट टाइम टेस्ट किया इस लेवल को देख लो, सेकेंड टाइम टेस्ट किया, थर्ड टाइम टेस्ट किया, फोर्थ टाइम ये ब्रेकआउट दिया, लेकिन वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाए, सस्टेन नहीं कर पाए। मतलब क्या, ये जो जोन है ये फेक ब्रेकआउट हो गया हमारा। अगर ये सस्टेन कर पाते तो स्टॉक यहां से, स्टॉक या इंडेक्स जो भी है यहां से, चार्ट यहां से ऊपर जाता, ठीक है। फेक ब्रेकआउट कह सकते हैं, उसके बाद नीचे आता है, फिर से वही लेवल टेस्ट करता है, मैंने आपको बताया देखो, फिर से वही लेवल टेस्ट किया हुआ है, देखो अगर आप इसे आवरली टाइम फ्रेम पे देखो, ब्यूटीफुल चार्ट, ओके, देखो उसके बाद क्या होता है, नीचे आया, फिर से एक बार टेस्ट किया, फिर से ये फेक ब्रेकआउट, ये देखो ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे वो ब्रेकआउट जो था, ये फिर से एक बार हमें ब्रेकआउट मिलता है, और ये ब्रेकआउट देखो उसके बाद ये सस्टेन कर गया है मार्केट ऊपर। उसके बाद नया रेजिस्टेंस मार्केट ने बनाया, 1 2 3 4 5 बार, उसके बाद मार्केट पूरा का पूरा नीचे आ गया, देखो उसके बाद फिर से वही रेजिस्टेंस लेवल चेक करता है और मार्केट वहां से पूरा का पूरा नीचे चला जाता है। देखो ये कंसेप्ट थी, ये कंसेप्ट मैंने आपको नॉर्मली बता दी। तो ये देखो नॉर्मली, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 10 चेक करता हूँ, मतलब क्या ये रेजिस्टेंस बन गया, ओके, ओके, ये चीज़ ध्यान में आ गई आपको। सपोर्ट आपको बताता हूँ, ये देखो ये देखो ये सपोर्ट लेवल बना हुआ है, ये देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टाइम चेक किया, ओके, फिफ्थ टाइम चेक करने के बाद ये रेजिस्टेंस बन गया है, अब ये सपोर्ट बन गया, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में स्टॉक अब ट्रेड कर रहा था, ये देखो यहाँ पे स्टॉक घूम रहा है, ओके। उसके बाद जब ये ब्रेकआउट देता है विथ गुड वॉल्यूम, ये ब्रेकआउट, उसके बाद देखो स्टॉक ने क्या किया। अगर आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते तो ये देखो क्या, कौन सी मूव आपकी मिलने वाली थी। ये मार्केट पूरा का पूरा थोड़ा सा चॉपी हो गया था वॉर और सिचुएशन की वजह से, तो ऐसे सिचुएशंस होती है, ओके। उसके बाद यहाँ पे मैं और आपको एग्जांपल्स यहाँ पे निफ्टी पे दिखाना चाहता हूँ, निफ्टी पे आप देख सकते हो, या बाकी अब थोड़ा सा अलग अलग चार्ट्स पे देखते हैं, ओके। तो कहाँ पे देखे अभी, एक काम करते हैं हम, किस पे दिखाऊँ आपको, टाटा मोटर्स दिखा दो, ठीक है, टाटा मोटर्स, कोई भी रैंडमली स्टॉक लेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ मतलब, ओके, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, ओके। तो
टाटा मोटर्स पे मैं जब चला जाता हूँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल मैंने बना के रखा हुआ था, मैंने खुद बना के रखा हुआ था, ठीक है। तो अब ये आपको दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये देखो, ये जो लेवल है अभी ये मुझे एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। देखो यहाँ से नीचे आया, यहाँ से नीचे आया, फिर से नीचे आ रहा है स्टॉक, ओके ओके, यहाँ पे गया, फिर से नीचे आया, फिर से नीचे आया, ओके। उसके बाद ये देखो, मैंने जैसे आपको बताया था कि जितना लंबा हुआ टेस्टिंग उतना ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट या ज़्यादा मतलब हमारे फेवर में काम करता है। तो देखो इतना लंबा होने के बाद यहाँ पे टेस्ट कर रहा है फिर से, ठीक है, फिर से यहाँ पे टेस्ट किया, फिर से यहाँ पे टेस्ट किया। अब बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड यहाँ पे ये जो चार्ट था वो इसने यहाँ पे स्पेंड किया हुआ है। तो यहाँ पे ये अगर हम देखें तो ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी हमें बनता हुआ दिख रहा है। अगर हमारा चार्ट पैटर्न्स का वीडियो आपने नहीं देखा तो वहाँ पे इन डिटेल पैटर्न्स हमने सीखे हुए, तो वहाँ पे जाके आप वो इजीली सीख सकते हो। ओके, तो ये मतलब अगर आपने देखा तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न हमें बनता हुआ दिख रहा है, देखो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ये देखो 3 4 5 बड़ी बड़ी कैंडल आती हैं, ठीक है, ठीक है, बड़ी बड़ी मस्त कैंडल आती हैं। ओके, ये क्या हो गया, ये हमें एक कंफर्मेशन हो गया कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन करता है, देखो मैंने आपको क्या बताया, कंसोलिडेशन अगर करे लॉन्ग टर्म में अगर टेस्ट करे तो ये चीज़ें हमारे फेवर में काम करती है। तो देखो थोड़ा सा 4 5 6 दिन तक देखो कंसोलिडेशन किया, उसके बाद जो ब्रेकआउट दिया, देख लो, आप ही देख लो क्या हुआ स्टॉक ने, देखो कितनी अच्छी मूव दी है, देखो अब वहाँ से ऊपर आप देख सकते हो। यहाँ पे भी अगर आप एंट्री लेते तो वहाँ से स्टॉक 93% विद इन 277 बार्स एंड 408 डेज, मतलब एक साल में आपका पैसा डबल कर दिया स्टॉक ने, सिर्फ सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बेसिस। नथिंग, कुछ इंडिकेटर मैंने लगाया, कुछ बताया आपको, नथिंग, सिर्फ मैंने सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बेसिस पे एक ब्रेकआउट कैच किया और इस ब्रेकआउट के मैं ट्रेड कर रहा हूँ। इतना तो कोई लेता भी नहीं, 10% 20% का अगर आप यहाँ पे टारगेट रखते हो फिर भी आप यहाँ पे 1 2 3 महीने में वो टारगेट आपका अचीव कर लेते हो। उसके बाद जो कंसेप्ट हम सीख रहे हैं वो हम सीख लेते हैं, उसके बाद बाकी की चीज़ें आप बाद में देखेंगे। ये एंट्री वाली जो है स्ट्रैटेजीज वाली चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ उस वीडियो में। तो अब जो चीज़ सीख रहे हैं उस पर हम ध्यान देते हैं कि ये अभी तक क्या था, रेजिस्टेंस था, ये देखो। अब स्टॉक ने ये जो रेजिस्टेंस था ये ब्रेक कर दिया विद ग्रेट वॉल्यूम, उसके बाद ऊपर सस्टेन कर दिया। अब यही लेवल जो है हमारी ये एज अ सपोर्ट काम कर रही है, देख लो, आप ही देख लो, ये देखो क्या है, देखो टेस्ट किया ऊपर गया, 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 टेस्ट किया ऊपर गया। मतलब जो अभी तक रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस जो जोन काम कर रहा था वही जोन अब सपोर्ट बन के काम करने लगा। जो मैंने अभी आपको सिखाया प्रैक्टिकल दिखा दिया, आपको ब्रेकआउट प्रैक्टिकल दिखा दिया, फेक ब्रेकआउट प्रैक्टिकल दिखा दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट का रेजिस्टेंस में कैसे कन्वर्ट होता है ये भी आपको दिखा दिया। ओके, और कुछ लेते हैं हम स्टॉक, ऐसा नहीं कि इसी स्टॉक पे हम और स्टॉक लेंगे और हम स्टडी करेंगे। चलो गोल्ड या सिल्वर में थोड़ा सा, कमोडिटीज मार्केट में भी आपको स्टडी, इंडेक्स मैंने आपको बताया, स्टॉक को ही तो दिखा दिया। अब इंडेक्स गोल्ड या सिल्वर में थोड़ा सा हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलो गोल्ड या सिल्वर में करते हैं। तो गोल्ड या सिल्वर में हमने जहाँ पे ट्रेड किया था वही चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ, ओके। तो ये देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखो अप ट्रेंड चल रहा था। अप ट्रेंड के बाद क्या होता है, अप ट्रेंड के बाद ये देखो यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं कि ऊपर गया मार्केट, फर्स्ट टाइम चेक किया, ये सपोर्ट बन के, ये देखो ये रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सपोर्ट पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन दे रहा है, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर नीचे आता है थोड़ा सा, ओके। तो ये रेजिस्टेंस लेवल हम कह सकते हैं। अब ये रेजिस्टेंस लेवल को जब अच्छे वॉल्यूम के साथ अच्छी कैंडल्स ब्रेक करती, तो यहाँ पे 3 4 कंफर्मेशन होते हैं। ये एक वीडियो में मैंने बात भी की थी, ये 3 सोल्जर बन रहा है, उसके बाद माराबुजू बन रही है, माराबुजू विद ग्रेट वॉल्यूम बन रही है। तो ये 4 5 कंफर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, और ये रेजिस्टेंस जब ब्रेक करता है उसके बाद आप मुंह देख सकते हो स्टॉक की, कंप्लीटली अप ट्रेंड में चला गया स्टॉक, देख सकते हो। स्टॉक नहीं, गोल्ड है, मतलब ये तो चार्ट हम कह सकते हैं, चार्ट, ओके। ये होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंस इन मार्केट, इंपॉर्टेंस इन टेक्निकल एनालिसिस। कहीं पे भी देख लो आप, आपको बहुत सारी मतलब एग्जांपल्स में दिखा दूंगा, वैसे एक एग्जांपल में हम नहीं रहेंगे। तो ये अलग 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 आप यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस, ये देखो अभी ये जो जोन था हमारा एक सपोर्ट जोन बन रहा था, ऐसा हम कह सकते हैं। जब मार्केट गिर रहा होता है वहाँ पे अगर सपोर्ट जोन बने तो वो अच्छे और अच्छे से काम करते हैं।
वो भी आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये क्या था, ये ऊपर आया, ये रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस फिर से ब्रेक किया, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न हो गया। ओके, तो यहाँ पे यहीं पे हम अब देख सकते हैं, यहीं पे हम मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये देखो यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, मार्केट गिर रहा है। ओके, यहाँ पे देखो ये मार्केट गिर रहा है। ये थोड़ा अगर अवरली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊँ तो बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे, अलग अलग टाइम फ्रेम पे दिखते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इजीली कि मार्केट यहाँ पे क्या हो रहा है, गिर रहा है। ओके, तो ये देखो यहाँ पे सपोर्ट देखो, देखो ये देखो, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ, सिक्स टाइम, सेवेंथ टाइम वही चीज बार 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 मार्केट टेस्ट कर रहा है, और उसके बाद देखो यही सपोर्ट अभी तक है, और यहां से मार्केट कितना ऊपर चला गया। तो एज अ सपोर्ट ये लेवल कैसे काम कर रही है आपको चीज ध्यान में आ गई। एज अ रेजिस्टेंस चीजें कैसे काम करती है आपको ध्यान में आ गई। सपोर्ट या रेजिस्टेंस ऐसा कुछ नहीं था, एक प्राइस जोन बनता है। ये जो प्राइस जोन है ये इंपॉर्टेंट प्राइस जोन है, ये मैं कह सकता हूँ। यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस जाने दो, एक इंपॉर्टेंट प्राइस जोन बना है जहां पे लिक्विडिटी अच्छी हो सकती है, जहां पे बायर्स इंटरेस्टेड है। अभी अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे बायर्स अच्छे इंटरेस्टेड है इस प्राइस जोन पे, इसीलिए जब भी कभी ये चार्ट यहाँ पे आता है फिर से बायर यहाँ से ऊपर लेके जा रहे हैं। ओके, ये कंसेप्ट आपको ध्यान में आ गई। ऐसे ही ट्रेड हम करते हैं, ऐसे ही ब्रेकआउट ट्रेड हम करते हैं। और ब्रेकआउट ट्रेड के अगर हम देखो तो अलग अलग एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। इटरनल में हम जाके देखते हैं। ओके, इटरनल मतलब जो जोमेटो का स्टॉक है वहाँ पे हम जाके देखते हैं, और वहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी तक ये जो था, अभी तक ये रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस ये काम कर रहा था। ये देखो 1 2 3। ओके, यहाँ पे गया, ये ब्रेकआउट आया थोड़ा सा, यहाँ पे अगर आप कैच करना चाहो तो ये भी मूव कोई भी कैच कर सकता था। ओके, लेकिन फिर से नीचे आया। ओके, फिर से रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस काम करने लगा। देखो 1 2 3, उसके बाद बहुत नीचे वाली मूव आई, और उसके बाद अभी ये ब्रेकआउट अच्छा हमें दिख रहा है। देखो ये फिर से एक बार ब्रेकआउट दिख रहा है। तो यहाँ से हम 10 20% की अपमूव यहाँ से ग्रैब कर सकते हैं। ओके, ओवरली टाइम फ्रेम चल रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे देख लो, वीकली टाइम फ्रेम पे, कोई भी टाइम फ्रेम पे देख लो। ये देखो डेली पे अगर हम देखें तो फर्स्ट टाइम चेक किया, सेकेंड टाइम चेक किया, थर्ड टाइम ब्रेकआउट दिया, उसके बाद नीचे फिर से आता है। और ये देखो मैंने जैसे आपको बताया फिर से रिटेस्ट जब करता है। ये देखो रिटेस्ट जब किया, रिटेस्ट के बाद अगर आप यहाँ पे भी पोजीशन बनाते सेल पोजीशन, तो देखो वहाँ से स्टॉक कितना नीचे गया है। और उसके बाद ये फिर से एक हमें अभी ब्रेकआउट दिख रहा है। अगर ये ब्रेकआउट यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है यहाँ पे, अगर आप ट्रेड करना चाहो तो यहाँ पे भी आप ट्रेड कर सकते हो, और यहाँ से अच्छी खासी मूव ऊपर मूव जो है वो आप यहाँ पे ग्रैब कर सकते हो। श्रीराम फाइनेंस का एग्जांपल लेके लेते हैं हम। श्रीराम फाइनेंस, ये सिर्फ मेरे जो मैंने मतलब मैंने रिसेंट में मैं जो स्टॉक ट्रेड कर रहा हूँ, या जो मेरे वॉच लिस्ट में ये सब मुझे याद है, तो इसी वजह से ये मैं ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस में भी अच्छा एग्जांपल हम देख सकते हैं। देखो अब मूव चल रहा था पूरा का पूरा स्टॉक में, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस चेक किया, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम वही लेवल ये देखो टेस्ट कर रहा है। ये देखो यहाँ पे ओके, ये पूरा ऐसा डिटेल नहीं बनता, थोड़ा सा वो जोन नीचे 5 10 रुपए का गैप वहाँ पे रहता है, वो तो वो भी हम टेस्टिंग वहाँ पे मानते हैं। ओके, उसके बाद क्या हुआ, ये देखो ब्रेकआउट, बेस्ट ब्रेकआउट, ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम, वॉल्यूम आप देख सकते हो, अच्छा वॉल्यूम, क्या हुआ, स्टॉक पूरा ऊपर। अगर इस कैंडल के नीचे भी अगर आप स्टॉप लॉस रखते, ओके, ये भी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ले मान लो आपने, ठीक है, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते थे। और वहाँ से 1:2 1:3 का भी अगर आप टारगेट रखते हो, तो टारगेट यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओनली विद इन डेज ऑफ, क्या कितने डे हो गए ये, 1 2 हफ्ते में हमें 1:6 1:7 का टारगेट यहाँ पे अचीव कर दिया। आगे वाली मुंह तो छोड़ दो, आगे वाले और स्टॉक ऊपर जाने वाला है गया भी है। लेकिन ये देखो 1:6 1:1 1:2 1:3 तक का भी अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रहा, तब भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हो। 1:3 का अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रखते हो तो 40% ऑफ द ट्रेड्स भी अगर आपके सही आ जाते, 40% कह रहा हूँ मैं, 10 ट्रेड अगर आप ले रहे हो उसमें से 4 ट्रेड भी अगर आपके सही आ जाते, फिर भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हो। 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आप रखते हो, तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना जरूरी है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना हमने अचीव किया, 1:6 के आसपास अचीव किया है। तो 1:6 मतलब 20% भी अगर आपके ट्रेड अच्छे आते, मतलब आपके फेवर में आते, मतलब आप 10 ट्रेड कर रहे हो उसमें से 2 या 3 ट्रेड भी अगर आपके फेवर में जाते हैं, तब भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हो। ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा, जो हमारी मनी मतलब साइकोलॉजी की जो कंसेप्ट होगी, जो हमारी स्मार्ट मनी की जो वीडियोस होंगे, उसमें हम ये सब चीजें सीखने वाले। ओके, तो
उसके लिए फॉलो जरूर कर लेना, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। बट ये अभी जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस वर्क कैसे करते हैं, ये जोन्स आइडेंटिफिकेशन कैसे करना होता है, ये चीज सीखना जरूरी है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में कैसे कन्वर्ट होता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट में कैसे कन्वर्ट होता है। वहां पे अगर कोई अच्छी कैंडल पैटर्न बन रहा है तो वो हमें ग्रैप करना होता है। ये देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे भी एक कैंडल अच्छी बनी, जो मैं आपको पहली ये कैंडल अगर मैं बताऊँ तो ये हैमर बनी, उसके बाद ये जो बनी ये कौन सी बने, हमारे माराबुजू बनी, दोनों में वॉल्यूम इंक्रीजिंग वॉल्यूम था, एवरेज की ये लाइन चल रही है, एवरेज से ऊपर था, तो यहाँ पे ये हम हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। ओके, ये चीज आपको ध्यान में आ गई। तो ये ऐसी चीजें मार्केट में वर्क करती है। और देख लेते बीएससी का चार्ट देख लेते, ये रैंडमली ले रहा हूँ मैं, कोई भी अगर मुझे लग रहा है वैसे मैं चार्ट अभी ले रहा हूँ। ओके ठीक है, अब ये देखो बीएससी में भी एक अच्छे अच्छे एग्जांपल्स यहाँ पे हमें दिखेंगे, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हम बीएससी में देख सकते हैं, पीछे जाके भी देख सकते हैं, लेकिन ठीक है यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये देखो फर्स्ट टाइम यहाँ पे चेक किया। ओके, यहाँ तक मुझे कुछ नहीं, ये एक हाई बना नॉर्मली तो ठीक है, लेकिन सेकेंड थर्ड टाइम जब यहाँ पे ये देखो ये चेक कर रहा है तब मैं इसे एज अ रेजिस्टेंस मान लेता हूँ। फोर्थ टाइम चेक किया, ये फेक ब्रेकआउट यहाँ पे मिलता है, उसके बाद फिर से नीचे आता है, यहाँ पे फिर से टेस्ट करता है 2 बार, उसके बाद ये जो ब्रेकआउट आता है, अगर यहाँ पे भी आप अगर ट्रेड लेते तो यहाँ से आप मार्केट देख सकते हो पूरा का पूरा आप ट्रेड में चला गया। ज्यादा नहीं, 1:2 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड हम लेंगे, 1:2 1:3 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड ले, 1:4 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 1:2 1:3 का भी अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रहा फिर भी हम अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट में से कमा सकते हैं। कोई भी स्टॉक ले लो, अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखो, अलग अलग मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि लॉन्ग फ्रेम पे अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अभी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ये देखो भेल जो मैं अभी खुद ट्रेड कर रहा था, मतलब मेरे वॉच लिस्ट में जो स्टॉक है ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि मंथली टाइम फ्रेम पे उसका ब्रेकआउट आ रहा है, वो कैसे आइडेंटिफिकेशन करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो फर्स्ट टाइम ये टेस्ट किया था 1 अगस्त एंड 2007 में, ये देखो नीचे आप यहाँ पे प्राइस देख सकते हो। ओके, मैं जब भी क्लिक करता हूँ तो ठीक है, तो 2007 में ये टेस्ट किया था, उसके बाद 2010 में फिर से एक बार टेस्ट किया, उसके बाद पूरा का पूरा कंसोलिडेशन में स्टॉक चला गया था, उसके बाद ये ब्रेकआउट मिल रहा है हमें 2026 में, मतलब नियरली 18 to 19 ईयर्स के बाद वो ब्रेकआउट हमें मिल रहा है। एक रेजिस्टेंस जोन हम इसे कह सकते हैं, फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम चेक किया, थर्ड टाइम यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस बना। अब ये ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पे देखो ये 2-3 कैंडल कंसोलिडेशन कर रही है, तो यहाँ से 1-2 जो महीने होंगे, क्योंकि ये मंथली कैंडल चल रही है तो मंथली कैंडल थोड़ा सा कंसोलिडेशन 1-2 महीने तक यहाँ पे होगा, लेकिन ये जो ब्रेकआउट होता है ये अगर सस्टेन कर गया तो यहाँ से बहुत अच्छी मूव हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि हम लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे जो चीज़ वर्क कर रही है वो और ज़्यादा बेटर वर्क करेगी। ओके, तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे इजीली हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देखो ये ब्रेकआउट हमने मंथली पे देखा, तो जैसे ही मैं डेली पे चला जाता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेली पे तो 1:2 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड अभी भी हम ले सकते थे। कहाँ पे ये आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो ब्रेकआउट पे लिया नहीं लिया, ये देखो फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम थर्ड टाइम डेली पे देखो ऐसे ही होता है, जब बड़ी टाइम फ्रेम हम खोल लेते हैं तब हमें वो जो चीज़ें छोटे टाइम फ्रेम पे देखो फिर से दिखने लगा कि ये देखो अब ये जो अभी तक रेजिस्टेंस था अभी सपोर्ट बन चुका है, देखो यहाँ पे टेस्ट कर रहा है बार बार। ओके, तो यहाँ पे ये कौन सी कैंडल बनी, कौन सी बनी, हैमर बनी, सपोर्ट लेवल पे बनी, लॉन्ग टाइम फ्रेम का सपोर्ट था, ठीक है, रेजिस्टेंस था वो जो सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 1:2 का इसके नीचे का भी अगर स्टॉप लॉस रखे आप यहाँ पे टारगेट लेते तो 3-4 दिन में ही हम टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो स्मॉल स्टॉप लॉस स्मॉल टारगेट यहाँ पे इसके नीचे का रखते हैं हम, ठीक है, उसके स्विंग के नीचे का रख रहे हैं, डोंट वरी नो वरीज, ठीक है। 3 ही दिन में हम देख सकते, 3 ही दिन में प्रॉफिट देख लो आप कितना हो गया, 2.30, मतलब 1:2 2.5 का यहाँ पे भी आपको रिस्क टू रिवॉर्ड 3 ही दिन में आपका प्रॉफिट बुक हो सकता था यहाँ पे, अगर आप डेली पे यहाँ पे वर्क कर रहे हो तो। ये आपको ऐसे लगता है, लेकिन मैं अभी अभी दिखाता हूँ आपको, अगर ये ओवरली पे यही दिखाऊँ यही चीज़ यही सेम सिनारियो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखो ओवरली टाइम फ्रेम पे वो कितना बड़ा चार्ट, आपको ये चार्ट का सिर्फ जितना मैं बड़ी टाइम फ्रेम लगा रहा हूँ उतना आपको वो दिखने में ऐसा दिखेगा, लेकिन ये आप देख सकते हो, देखो क्या हुआ, देखो ये पूरी की पूरी मूव 3 दिन में ये ग्रैब कर ली, सिर्फ क्या डेली पे जो कैंडल बन रही थी उसको मैंने ओवरली पे ट्रेड कर लिया, ये हम कह सकते हैं डेली पे ही उसको ट्रेड किया, 3 दिन में मेरा पूरा का पूरा प्रॉफिट आ गया, 1:2 का प्रॉफिट वहां पे लेके मैं बाहर निकल गया। ये होता है सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल। तो आज की वीडियो में हमने देखा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है, सपोर्ट को रेजिस्टेंस में कैसे कन्वर्ट होता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट में कैसे कन्वर्ट होता है, ये इन डिटेल वीडियो हमारा था। अगर आपको कुछ भी डाउट है, नॉर्मल डाउट भी अगर है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका डेफिनेटली आंसर दूंगा। और ऐसे ही वीडियो सीरीज के लिए फॉलो करना मत भूलना। अब अगले वीडियो में हम स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे कि अलग अलग स्ट्रैटेजीज कैसे होती है, वो सब स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताने वाला हूँ।
तो इसके लिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। और अगले आने वाले जो वीडियोज है हम उस पर इंडिकेटर्स देखेंगे, मूविंग एवरेजेस कैसे यूज़ करना है, अलग अलग इंडिकेटर्स कैसे यूज़ करना है, स्ट्रैटेजीज कैसे लगाना है, ये सब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भूपेंद्र गांगुड़े साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।